हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज यह वीडियो विद्युत धारा का दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में आपने आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है और विद्युत धारा किसे कहते हैं, इतने चीज़ों को आपने सीखा। विद्युत धारा किसे कहते हैं इसके लिए 4 डेफिनेशन आपको बताया गया था। ठीक है, उन चारों डेफिनेशन को आप याद करिएगा और किस तरह से डेफिनेशन बनाया जाता है इस बात को भी बहुत ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। आज हम लोगों को विद्युत धारा के विषय में और कुछ बातों को जान करके फिर हम लोगों को विद्युत विभव पढ़ना है और विद्युत विभवांतर पढ़ना है और प्रतिरोध के बारे में जानना है इत्यादि। ये सब सारे टॉपिक जो पहले वीडियो में बताए गए थे वो सभी टॉपिक जो है क्रम से आपको सब क्लियर किया जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा अपने ध्यान को आप बनाइए, उत्सुकता को बढ़ाइए और चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा के विषय में जो अगली बात है, आपने विद्युत धारा का परिभाषा जाना, I = होता है Q/T। ये सूत्र पढ़े थे आप, I = Q/T। इसमें I क्या है, धारा है, चाहे कैपिटल से लिखें या स्मॉल से, दोनों बात एक है जी, स्मॉल से ही लिख देते हैं। I = Q/T। इसमें I क्या होता था, विद्युत धारा, Q प्रवाहित आवेश, जितना चालक में आवेश बह रहा है, और T वह समय है जितने समय में आवेश प्रवाहित हुआ है। आवेश प्रवाह के समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। T का मान अगर हम लोग 1 कर देते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है MKS पद्धति में और समय का मात्रक सेकंड होता है और विद्युत धारा का मात्रक अभी आपने जाना नहीं है, चलिए बता देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि मात्रक ये 3 श्रेणी बनाए गए हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। MKS पद्धति, इस पद्धति को हम लोगों को बरकरार रखना होता है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं तो हमको MKS पद्धति में ही लिखना ज़्यादा उचित होता है या सर्वोत्तम है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर होता है CGS, फिर FPS। MKS में क्या, MKS कहता है आपसे कि लंबाई या दूरी हो उसको आप मीटर में रखें, लंबाई को या दूरी को मीटर में, और द्रव्यमान है, वजन है कोई, तो उसको किलोग्राम में, और समय को सेकंड में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, अगर हम इसमें रख करते हैं तभी हमको बल का मात्रक न्यूटन प्राप्त होता है। यदि हम ये CGS पद्धति में रखें तो बल का मात्रक अर्ग या डाइन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से CGS पद्धति कहता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन, द्रव्यमान, मास, इसको ग्राम में, और समय को सेकंड में। ठीक है, CGS पद्धति MKS पद्धति से छोटा मात्रक है। FPS ये कहता है फुट में रखिए लंबाई को, और वजन को पाउंड में, और समय को सेकंड में। तो हमें अपना ये पद्धति बरकरार रखते हुए चलना है। MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड, ऐसे ही इसी पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, और इसी पद्धति में MKS पद्धति में ही विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब इसके बाद में पहली बात, दूसरी बात आपने लिख ली थी, तीसरी बात इसमें लिख दीजिएगा। तीसरी बात, फर्स्ट पार्ट के आगे वाली बात है ये, तीसरी बात इसमें लिख दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पहला मात्रक इसका एम्पियर, ये MKS पद्धति में होता है, और CGS पद्धति में यही मात्रक होता है स्टेट एम्पियर। ये किस पद्धति में होता है, CGS पद्धति में। विद्युत धारा का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर में 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर होते हैं। ठीक है जी, 1 एम्पियर में इतने स्टेट एम्पियर होते हैं। स्टेट एम्पियर छोटा मात्रक हो जाता है, जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम मिल जाएगा ना।
1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये MKS पद्धति से छोटा मात्रक है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में 1 एम्पियर, MKS पद्धति का जो मात्रक एम्पियर है विद्युत धारा का, अगर हम उसको CGS पद्धति में कन्वर्ट करें, स्टेट एम्पियर में कन्वर्ट करें, तो 1 एम्पियर में इतने स्टेट एम्पियर प्राप्त होंगे। ठीक, चलिए अगली बात जान लीजिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्योंकि यह सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। आपने क्लास 9th का विज्ञान अगर पढ़ा होगा तो ये बात उसमें था, और अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, एक नया वीडियो 9th के लिए भी जल्द ही आएगा, आप तब देख लेना। करता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिशों के एक नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, इसको चलिए थोड़ा सा जान लीजिए। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उन राशियों को सदिश राशि कहते हैं। तथा जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती, केवल मात्रा ही बता दीजिए, वो राशियां अदिश राशि कहलाती हैं। अब सदिश राशि में जैसे बल हो गया, हम आपसे कहें कि एक वस्तु पर 2 बल लग रहा है, 10 न्यूटन का, दूसरा भी 10 न्यूटन का, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो एक वस्तु पर 2 बल लग रहा है 10-10 न्यूटन का, तो बताइए कि वस्तु पर कितना बल लग रहा है, वस्तु पर कितना बल आरोपित हो रहा है। अच्छा, बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या तो उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। अब एक वस्तु रखा हुआ है हमारा, यहाँ पर एक भाई साहब इधर से बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, दूसरे भाई साहब इधर से बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। वस्तु पर बल तो 2 लग रहा है, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का, लेकिन इस पर कितना बल कार्य कर रहा है? कार्यरत बल कौन सा है? जो इसमें विस्थापन उत्पन्न करे या उत्पन्न करने का प्रयास करे। तो इसमें कोई विस्थापन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इस तरफ ले जा रहे हैं, ये इसके ठीक विपरीत दिशा में, हम इधर से धकेल रहे हैं, वो उधर से धकेल रहे हैं, तो वस्तु अपनी जगह पर रुका रह जाएगा। वस्तु अगर अपनी जगह पर रुका है, कोई वस्तु अगर स्थिर है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उस पर बल कोई लग रहा है? तब तो कोई बल नहीं लग रहा ना, बल का मान कितना है? 0 होगा। तो सदिश राशियां ये होती हैं। बल एक सदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसको जोड़ने के लिए हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते ऐसे कि 10 और 10 20 हो गया, हमें इसके दिशा के हिसाब से, ये प्लस का 10 न्यूटन है इस दिशा में, इसके ठीक विपरीत है तो ये माइनस का 10 न्यूटन माना जाएगा, और हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक फल हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक, अगर 2 बल एक दूसरे से किसी कोण पर लग रहे हैं, ये बल हो गया F1, ये बल हो गया F2, एक दूसरे से ये थीटा कोण पर लग रहे हैं। 2 बल किसी वस्तु पर, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, एक बल इस पर लग रहा है F1, दूसरा बल लग रहा है F2, और दोनों बल एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए आरोपित हो रहे हैं। तो यह वस्तु किस दिशा में जाएगा और उस पर कितना वास्तविकता में कितना बल काम करेगा इस स्थिति में, तो उसके लिए फार्मूला होता है √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, परिणामी बल F बराबर, इन दोनों के बराबर का जो बल होगा परिणामी बल F बराबर ये हो जाएगा F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये अंडर रूट सबके ऊपर रहेगा जी, इसमें रख करके और आप सॉल्व कर लेंगे। सपोज दैट 2 बल लग रहे हैं, एक बल है 3 न्यूटन का, एक बल है 4 न्यूटन का, एक बल है 3 न्यूटन का, दूसरा बल है 4 न्यूटन का, और दोनों एक दूसरे, ये वस्तु रखा हुआ है, एक बल 3 न्यूटन का इधर आरोपित हो रहा है, एक बल जो है 4 न्यूटन का इधर आरोपित हो रहा है इस पर, एक आदमी इधर से बल लगा रहा है, एक आदमी इधर से बल लगा रहा है। दोनों के बीच का, दोनों बलों के बीच का जो कोण है कितना है जी? 90 डिग्री है।
90 डिग्री के कोण पर है, तो इसका परिणामी बल इस पर वास्तविकता में कितना बल काम करेगा, उसके लिए यही फार्मूला लगाएंगे, √f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा। इस फार्मूले को लगाएंगे हम लोग। लग गया। अब इसमें मान रख दीजिए f1 का मान है 3 न्यूटन और f2 का मान है 4 न्यूटन, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे cos थीटा। थीटा कितना है 90 अंश, तो हो जाएगा cos 90। cos का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू नहीं जानते। चलिए एक बार फिर से आज हम आप सभी के लिए पूरा मान लिख देते हैं, भूलना मत। देखिए साइन और cos दोनों का, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन और cos का वैल्यू लिख दे रहे हैं। ये 0 डिग्री और फिर 30, 45, 60, 90। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। cos के लिए अभी ही मान उल्टा हो जाएगा। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, उसके बाद में cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान ये हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। इस तरीके से आप इसी बात को, जो साइन वाला है ना, इसी को आप उल्टा लिखते चले आइए, बस आपको cos वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन और cos इन दोनों का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। बाकी जितने भी हैं साइन cos, साइन और cos के बाद में अगर आपको tan का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को बटा में कर दीजिए, 0/1। जैसे tan 0 का मान चाहिए तो sin 0/cos 0, tan 0 का मान निकालना है तो sin 0/cos 0, इसी मान को बटा में कर दीजिए, यहीं पर बटा लगा दीजिए, तो समझ लीजिए कि आपको tan का वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है। 0/1 मतलब 0, tan 0 का मान क्या होगा 0 होगा। tan 30 का मान अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर बटा लगा दीजिए, 2 से 2 लूट जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो tan 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ये दो मान आपको याद होने चाहिए। चलिए इस सूत्र में हम लोग जब मान रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3 6 चौके 24 और cos 90 का मान जी देख लीजिए 0 होता है, तो ये 24 गुणते 0 मतलब पूरा 0 हो गया। 9 और 16 कितना हो गया जी 25 हो गया सर। अच्छा, √25 का मान 5 होता है, 5 न्यूटन। तो ये जो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल, दो ठू बल लग रहा है एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर, कुल कितना बल लग रहा है अगर आप इसे डायरेक्ट जोड़ें तो 3 और 4 7 न्यूटन का। लेकिन वास्तविकता में 7 न्यूटन का बल इसके ऊपर नहीं कार्य करेगा, क्योंकि दिशाएं दोनों की अलग अलग है, दोनों अलग अलग दिशा में। अगर एक ही दिशा में दोनों बल लग रहे होते, एक ही दिशा में, यानी कि दोनों के बीच में अगर 0 अंश का कोण बनता, एक ही दिशा में है मतलब दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तब इसका मान 1 हो जाता और ये सारी चीजें जुड़ती, ठीक। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हैं तो उस स्थिति में 5 न्यूटन का बल कार्य करेगा इन दोनों के ठीक मध्य में, या उसके लिए tan वाला फार्मूला। चलिए ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा के बारे में इस बात को भी नोट कर लीजिए, फिर और बताते हैं। ये विद्युत धारा का मात्रक हो गया, ये एक अदिश राशि है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर और बातें आपसे बताते हैं। चलिए एक बात और जान लीजिए कि कभी कभी ना ये जो एमकेएस पद्धति में हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, कभी कभी सवाल में उस एम्पियर को वह मिली एम्पियर बताएगा या माइक्रो एम्पियर बताएगा, ठीक है, नैनो एम्पियर भी बता सकता है। तो ऐसे मात्रक को कैसे आप चेंज करेंगे? 1 मिली एम्पियर अगर लिखा हुआ है, 1 मिली एम्पियर, तो ये बराबर हो जाएगा, मिली शब्द को हटाने के लिए ध्यान रखना, मिली शब्द को हटाने के लिए 10⁻³ का गुणा कर देते हैं, 10⁻³ का गुणा कर देंगे तो मिली शब्द क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये एम्पियर में बन जाएगा। और आपको
किस में चाहिए जी? एम्पियर में चाहिए। आपको अपने एमकेएस पद्धति को बनाते हुए रखना है। अगर माइक्रो एम्पियर बता रहा है, एक माइक्रो को सांकेतिक भाषा में ऐसे म्यू बनाते हैं, यू की तरीके से होता है जी। यू और म्यू लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। स्मॉल का यू और म्यू, ये म्यू है, ये यू नहीं है। क्या है ये? म्यू। माइक्रो को इसे म्यू भी लिखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर है अगर, तो याद रखना माइक्रो शब्द को हटाने के लिए 10 के घात -6 से गुणा करते हैं। जैसे 5 माइक्रो एम्पियर है तो 5 गुणे 10 के घात -6 हो जाएगा, तब वो एम्पियर में बन जाएगा, ठीक है। मेगा है अगर, मेगा एम्पियर, तो मेगा शब्द को हटाने के लिए 10 के पावर +6 से गुणा करेंगे, तब ये एम्पियर में बनेगा। नैनो है अगर, ये क्लास 9th के फिजिक्स की बातें हैं। एक नैनो एम्पियर है अगर, तो 10 के घात -9 से गुणा करेंगे, तब ये एम्पियर में कन्वर्ट होगा। स्पेशली जो ज़्यादातर आता है वो मिली में आता है या माइक्रो में आता है। मेगा भी आता है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा इसका कम चांस है, और उससे भी कम चांस नैनो का होता है। तो आपको लेकिन जानना सारी बातें हैं, कोई भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है। आपको कन्वर्ट करना होगा अपने एमकेएस पद्धति को बनाए रखने के लिए, एमकेएस पद्धति बनाते हुए चलना है, ठीक है जी। अच्छा, मिली एम्पियर यहाँ से पता लग जाएगा। जैसे एम्पियर में है, आपको मिली एम्पियर में बताना है, एम्पियर में है, मिली एम्पियर में बनाना है, तो यही सब चिन्ह विलोम में हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। तो ये 1 किलोग्राम है, और 1000 को हम लोग कह सकते हैं 10 का घात 3, बिल्कुल कह सकते हैं सर। 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहमा 100 दहमा 1000, तो मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का पावर 3 कहा जा सकता है 1000 को। क्या कहा जा सकता है? 10 का पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा? 1000। तो ये 10 का पावर 3 ग्राम हो गया, ठीक है। अगर हम पूछे आपसे कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो आपको क्या करना होगा? ये 1 ग्राम अगर इसका मान निकालेंगे सिर्फ ग्राम का, तो ग्राम बराबर हो जाएगा, ये 10 के घात 3 इसके नीचे आएगा, 1/10 के घात 3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10 के घात 3। पावर जब ऊपर आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, जानते होगे। तो ये +3 ऊपर आएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। अगर हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हमको भाग देना होता है, लेकिन अब जब ये 1 ग्राम है तो ये माइनस का पावर बन जाता है, ठीक है। ये नियम, पावर जब नीचे से ऊपर लाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। इस नियम से सारी चीज़ें ये सब चेंज होती हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। किसी चालक तार में 0.2 मिली सेकेंड 0.2 मिली सेकेंड में 8 माइक्रो एम्पियर, सॉरी माइक्रो कूलाम लिख देते हैं, माइक्रो कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है चालक में। प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है ये, फूंक दीजिए उड़ जाए, इस तरीके से। चलिए इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन इसका। चालक तार में 0.2 मिली सेकंड है, समय का मान कितना है? t बराबर है 0.2 मिली सेकंड। अच्छा जी, और हमको समय किस में चाहिए? सेकंड में चाहिए।
मिली तो MKS पद्धति में आता नहीं है। मिली को हटाने के लिए क्या करना होता है, 10 के घात -3 से गुणा करना होता है। मिली को हटाने के लिए 10 के घात -3 से गुणा करेंगे, 10 के घात -3 से गुणा करेंगे। अब ये किस में बन गया, सेकंड में बन गया। मिली शब्द खत्म, 10 के घात -3 से गुणा कर दिए। तो अब देखो ये 0.2 है ना, इसको अगर आप 2 लिखना चाहें, दशमलव को एक स्थान पीछे अगर ले जाएंगे, एक स्थान दाहिनी ओर अगर ले जाना चाह रहे हैं, इसको आप 0.2 को इस दशमलव को 2 के बगल में लगाना चाह रहे हैं, 2 दशमलव बनाना चाह रहे हैं आप, एक स्थान पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो पावर जो -3 है वो एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। मतलब -3 है तो कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ठीक है जी। बाएं लाने पर, बाईं ओर लाने पर पावर माइनस में कम हो जाता है। ठीक, तो ये अगर हम दाहिनी ओर ले जाएंगे, इसको 2 बनाएंगे तो 2 गुणे 10 के घात -4 बन जाएगा। दशमलव को दाहिनी ओर ले जाने पर पावर में -3 था ये, तो ये -4 बन गया। तो ये वास्तविकता में ये घटा है, क्योंकि -3 बड़ा या -4, तो सर -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये किसी का माइनस में है, मतलब कि किसी का 3 रुपया ही बाकी है और ये किसी का 4 रुपया बाकी है, तो ज़्यादा गरीब आदमी है। बड़ा कौन है? -3 वाला बड़ा है। तो अगर हम 0.2 को 2 बना रहे हैं तो ये इधर वाला तो बाकी चढ़ाना ही पड़ेगा जी। बात समझ में आ रही है? ये 0.2 से इसको 2 बना दिए, इसको हमने 10 गुना बढ़ा दिया, तो 10 गुना अगर ये बढ़ रहा है तो इधर 10 गुना घटेगा भी, तभी बैलेंस बराबर होगा। तो दशमलव को अगर हम लोग दाहिनी ओर कभी भी ले जाएंगे तो पावर में 1 घट जाता है। अब -3 में अगर 1 घटाएंगे, -3 में अगर 1 घटा रहे हैं तो क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। ठीक, दशमलव को अगर बाईं ओर ले, दाहिनी ओर ले जाएंगे, लिख देते हैं यहीं पर, कंफ्यूज कभी भी मत होना। दशमलव दाहिनी ओर, दाहिनी ओर जाने पर घात घटता है। जितना स्थान आप दशमलव को ले जाएंगे, घात में उतने की कमी करनी पड़ेगी। अच्छा, लिख लीजिए आप सब, दशमलव को दाहिनी ओर ले जाने पर घात घटता है। जितना अंक दाहिनी ओर जाएगा उतना ही घात में कमी हो जाएगा। अब इसमें हमारे वाले में घात -3 में था, अगर इसमें कमी होगा, 1 अंक हमने पीछे किया है तो 1 का कमी होगा, तो ये बन जाएगा -4। जो 3 रुपया बाकी था वो अब 4 रुपया बाकी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? स्प्राइट जितना? ठीक है, ठीक है। तो ये टी का मान हो गया। चलिए शेष बातें इधर देख लीजिए। और इसमें जो दिया हुआ है कि 8 माइक्रो कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश को क्यू से लिखते हैं, क्यू का मान हो गया 8 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम। जो पहले का बात है इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप को न्यूमेरिकल बढ़िया समझ में आए। चलिए यहां से देखिए, Q का मान हो गया 8 माइक्रो कूलाम। अच्छा, माइक्रो शब्द को हटाने के लिए क्या करते हैं? 10 के घात -6 से गुणा, तो ये 8 गुणते 10 के घात -6 हो जाएगा। अब ये बन गया कूलाम में। कूलाम ही MKS पद्धति का है, माइक्रो तो है नहीं, तो हमें MKS पद्धति को बनाए रखना है। Q का मान हो गया 8 गुणते 10 के घात -6 कूलाम। अच्छा, इसलिए धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट I = क्या होता है जी? Q/T। दोनों मात्रक हो गए हैं ना, Q भी MKS में बन गया है, T भी MKS में है। अगर आपको MKS में पहले से ही दिया है, सेकंड में दिया है और कूलाम में दिया है, तब तो तुरंत बिना कुछ कन्वर्ट किए आपको भाग करना होगा। लेकिन अगर इस तरह से कन्वर्जन वाला है, MKS में नहीं है, तो उसको MKS में बना के तब करना है। सारे मात्रक आपके MKS पद्धति में होने चाहिए। तो ये Q का मान हो गया 8 गुणते 10 के घात -6 बटा T का मान हो गया 2 गुणते 10 के घात -4। अब भाग करेंगे हम लोग, भाग करेंगे 2 से 2 चौके 8, ये लुट गया, 4 आ गया। और ये पावर में 10 का पावर -6 है, -4 जब ऊपर आएगा तो पावर का +4 बन जाएगा। -6 है, ये -4 ऊपर आया तो क्या बन गया? +4।
दोनों का बेस सेम है ना 10 10, तो इसके घात भाग में इस तरह से ऊपर ले जाने पर प्लस का बन जाता है। 2 चौके 8, ये 4 क्लियर हो गया। 10 के घात कितना हो गया, 4 गुणे 10 के घात -6 + 4, एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो ये घटेगा और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है जी, 6 बड़ा है ना, तो ये घटेगा। 6 में से 4 घटा दिए 2, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। 4 गुणे 10 के घात -2, और ये विद्युत धारा है, आई का मान है। आई का मात्रक बताइए, एम्पियर होता है सर, एमकेएस में है तो एम्पियर ही लिखा जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए।